नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने पहल तेज कर दी है। धामी कैबिनेट ने उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी है। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। विभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। प्राप्त हो गई। जो स्टार्टअप जिसको हमने रिकॉग्नाइज कर दिया उनको 10 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग दी जाएगी कि अपने प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए जो बिजनेस मॉडल है उसको लॉन्च करने के लिए जो ज़रूरत होती वो। इसमें जो SC/ST महिलाएं अगर इस तरह के स्टार्टअप हैं तो उनमें 12.5 लाख रुपए देंगे हम लोग। पेटेंट के लिए 1 लाख रुपया, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए 5 लाख, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए 10,000 रुपया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का एप्लीकेशन के लिए 10,000 रुपया। इसके साथ ही जो नए इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे, जो हम लोग चाह रहे हैं कि हर बड़े संस्थान में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर बने, उनके लिए 1 करोड़ रुपये हम लोगों ने रखा है कि 1 करोड़ रुपये गवर्नमेंट देगी उनको डेवलप करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग इंक्यूबेशन सेंटर है उनको अगर वो और एक्सपैंड करते हैं तो 50 लाख रुपये उनको कैपिटल सब्सिडी हम लोग देंगे। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ हम लोगों ने करी है कि स्टार्टअप जब मार्केट में जाते हैं तो फंडिंग का प्रॉब्लम रहता है, उनको फाइनेंस का इशू रहता है। उसके लिए एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ, उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बना रहे हैं अपने स्टेट में, जो प्राइवेट एक एजेंसी मैनेज करेगी, थर्ड पार्टी, जो बड़े बैंक हैं या जो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से उनको हम लोग हायर करेंगे, उनमें से किसी को जो मैनेज करेगा। और वो स्टार्टअप जो रिकॉग्नाइज करेंगे जिसमें लगेगा पोटेंशियल है, उनकी इक्विटी गवर्नमेंट खरीदेगी। मतलब वो उतना पैसा गवर्नमेंट उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और आगे चल के जब वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो उतना पैसा गवर्नमेंट वापस ले सकती है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश त्यागी, जिस तरीके से उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 का आगाज हो चुका है, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए कितनी लाभकारी ये स्टार्टअप पॉलिसी रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए 5 तरह की स्टार्टअप पॉलिसियां हैं और इसमें लेकर 5,000 से लेकर 50 करोड़ तक की इसमें ये रहेंगी, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से यह स्टार्टअप पॉलिसी को तैयार किया है तो कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में और उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो उत्तराखंड के आम जन है, उनके लिए काफी बेहतर साबित होने वाली है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े उद्योग यहाँ पर होंगे और लघु उद्योग भी इसमें शामिल है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें अभी सचिवों ने पूरा खाका तैयार किया है, हालांकि इसमें फाइनल मोहर अभी नहीं लगी है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जमीन खरीदना काफी मुश्किल होगा। तो उसी लिहाज से जो यहाँ के अधिकारी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उद्योग यहाँ पर लगेंगे उनके लिए खुद जमीन उन्हें अपनी खरीदनी होगी, उसी के बाद में यहाँ पर सरकार उनमें पैसे देने का काम करेगी। तो वहीं जो उत्तराखंड के जो छोटे लोग हैं उनको जो लघु उद्योग के लिए जो पैसे देने की बात है इसमें सरकारों ने कही है, तो वो वास्तव में जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वत के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हुए अपने लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं और उनका भी उनको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पर अपना उद्योग शुरू करेंगे, उनको भी पैसा देने का काम करेगी। हितेश, फाइनल मोहर का आप जिक्र कर रहे हैं कि फाइनल मोहर जो है वो अभी नहीं लगी है, तो फाइनल मोहर के लिए कितना और इंतजार करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसकी फाइनल मोहर तब तक नहीं लगेगी जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कोई एक ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जमीनों का मामला है, क्योंकि सभी लोगों के पास अपनी अपनी जमीनें नहीं है, जिन लोगों के पास अपनी अपनी जमीनें हैं और जो लोग अपना प्रस्ताव लेकर यहाँ पर जाएंगे उसके बाद में काफी सारी ऐसी चीजें, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट में यहाँ फैसला आया है, क्योंकि जो उद्योगपति बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर बाहर से आए हुए हैं, उनको उनके साथ एक मीटिंग अभी अधिकारियों के साथ होनी है, तो उसके बाद में सारी चीजों पर मोहर लगेगी। लेकिन हितेश, अक्सर देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आते हैं, अगर वो किसी राज्य में पैसा लगाते हैं अपना, तो वो कोशिश उनकी ये होती सबसे पहले वो ये देखते हैं कि सुविधा के लिहाज से उनके लिए क्या क्या बेहतर है। लेकिन ऐसे में अगर धामी सरकार ये फैसला ले रही है कि जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे उत्तराखंड में और वो आकर के यहाँ पर अगर करना चाहते तो भूमि भी उन्हें पहले अपने ही पैसे से खर्च करनी होगी, तो नहीं लगता है? क्योंकि अगर आप भूमि दे देते हैं उनको, या आप जगह मुहैया करा देते हैं, जमीन दे देते हैं, बाकी वो अपना पूरा सेटअप उस पर तैयार कर लेते हैं, तो वो ज्यादा ईजी होता है। तो ये कुछ मुश्किलात आएंगी ऐसे में बाहर के इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड में आने में?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यही है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ पर अपने उद्योग शुरू करेंगे, सरकार का मत है कि आप अपनी जमीन लेकर आइए, आप अपनी जमीन खरीदिए, हम आपको मुआवजा देंगे, हम आपको पैसा देंगे, जो आप उद्योग शुरू करेंगे उनकी तरफ से सरकार उनको फंड देगी। तो जिससे यही है, क्योंकि हरिद्वार में जैसे स्थित पुल है, काफी ऐसी जगह है जो तराई के एरिया में, उधम सिंह नगर में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योग लगाने की बात यहाँ पर सरकार कही है, ताकि पर्वत के जो लोग हैं वो नीचे न आए और उस ऊपर ही रहकर, पर्वत क्षेत्र में रहकर उनको वहां पर उद्योगों का फायदा मिल सके। जी बिल्कुल ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में संचालित सभी मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। कहा गया है कि सरकार मदरसों में दी जा रही तालीम की गुणवत्ता की जांच करेगी। वहीं इस मामले पर मदरसा प्रबंधन ने कहा है कि उन्हें इस जांच से जर्रा भर भी भय नहीं है। बताया गया है कि मदरसे खुली किताब है जो दहशतगर्दी का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। वहीं सरकारी स्कूल और मदरसों के बच्चों का इम्तिहान कराने का दावा भी किया गया है। तो हम तालीम की गुणवत्ता चेक करेंगे, ये कहना है उत्तराखंड सरकार का, और प्रबंधन ये कह रहे हैं कि हमें जर्रा बराबर जांच का भय नहीं है। तालीम के ऊपर फोकस करे, तालीम के ऊपर सरकार जो है ध्यान डाले कि स्कूलों के अंदर तालीम क्या हो रही है। सिर्फ जो है कोर्स बांधने से तालीम नहीं होती, बल्कि उनको पढ़ाना भी है। अब कोर्स का एनआरसी का कोर्स पढ़ाओ, वो इतना हार्ड कोर्स हो गया, बाद बच्चों को पहली क्लास में बच्चों को दी किताब इतनी मोटी, और जो है उस पर एबीसीडी आती नहीं है, आगे पता नहीं उसे कैसे पढ़ाएं। सरकार जो है कोर्स के ऊपर ध्यान दे, जो कोर्स बना रही है सरकार, एनआरसी एनसीईआरटी, हाँ, जो कोर्स हैं सरकारी, जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं उसे अपने बच्चों को, लेकिन हमें समझ रहे हैं कि उस कोर्स के अंदर तालीम नहीं है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसे कोर्स को सही तरीके से बच्चों के लायक बनाएं, उसे जो है कोर्स को जांच जो भी कर रहे हैं मदरसे कागज़ हैं या मदरसे का जो भी है स्टाफ है, अव्वल तो हमने सारा बायो डाटा जमा कर रखा है। यहाँ एलआईयू वाले आते हैं, ले जाते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, जाँच कर लेते हैं। और अगर फिर भी उन्हें जाँच करना कि मदरसा तो ओपन है, खुली हुई चीज़ है, जब चाहे जिसका जी चाहे आ जाए, स्वागत है, हमें क्या मांगे सरकार से। दहशतगर्दी कहाँ से आ गई यहाँ मदरसों के अंदर, ये तो बिल्कुल गलत बात है, बकवास है। इतिहास से किसी तरीके से भी कोई साबित नहीं कर सकते इस चीज़ को कि दहशतगर्दी की तालीम मदरसों के अंदर है। ये तो कहने ही गलत है। अडवाणी जी क्या करते थे जब गृह मंत्री थे कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी, पूरे मुल्क के मदरसों को चेक करने के बाद उन्हें पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देना पड़ा था कि मदरसों के अंदर कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम दहशतगर्दी के तौर पे आवाम को बता सकें। ये तो सिर्फ 24 के इलेक्शन की तैयारी है और कुछ नहीं मानता मैं इसको। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिवालिक नगर में केंद्रीय बजट पर परिचर्चा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एमएसएमई उद्योगों से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 अमृत काल का ये पहला बजट है और इस बजट में आजादी के 100 साल बाद के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और बुजुर्ग के साथ साथ औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट की विशेषताएं बताते हुए कहा कि इस बजट से केंद्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ गया है। कैबिनेट मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट में कृषि के क्षेत्र में जहां एक तरफ परंपरागत कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं खेती में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तमाम उद्योगों से मेरा एक जो केंद्रीय बजट है उसके संवाद का कार्यक्रम यहाँ हुआ। कुछ विषय हमारे उद्योगों ने रखे, कुछ मैंने अपने विषय बताए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है और आने वाले जो हमारा आज़ादी का 100 वर्ष जब पूरे 2047 उसके सशक्त भारत के परिकल्पना को लेकर ये बजट जो बना, ये ऐतिहासिक बजट, संतुलित बजट, पारदर्शी बजट, यानी कि हर आयाम को छूने वाला बजट, हर वर्ग क्षेत्र को जोड़ने वाला बजट, जिसमें युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, उद्यमियों की बात हो, एमएसएमई की बात हो, सीमांत क्षेत्र की बात हो। और मेरे उत्तराखंड को भी इसमें बहुत कुछ मिला है, वो मैंने सब विस्तार से बताया है।
इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भगत दा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान वो अपने डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि उनकी इच्छा थी कि वो राज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का राज्यपाल बनाने का मौका दिया और उस राज्य में उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड के गौरव बनाए रखे और उन्होंने अपनी बखूबी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का उत्थान और सामाजिक कार्यों के साथ चिंतन मंथन किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्वागत समारोह के दौरान कहा कि भगत सिंह कोश्यारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे भी काम किया जाएगा। क्योंकि उम्र के एक नए पड़ाव पर हूँ और इसलिए मैंने पिछली बार उनसे कहा, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि अब थोड़ा रोज़मर्रा की राजनीति से दूर रह करके, पदों से दूर रह करके और कुछ सामाजिक शैक्षणिक काम किए जाएं और कुछ चिंतन मनन किया जाए। इस दृष्टि से मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मेरी विनती मान ली। इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से यही विनती करता हूं कि उत्तराखंड के उत्थान के लिए जो संभव हो, आजकल विशेष करके हमारे बहुत से क्षेत्र हैं, सामाजिक, शैक्षिक, आपके हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कितनी चीज़ें हैं, वो सब कैसे आगे बढ़ें और कैसे स्वावलंबी हो, उस दृष्टि से आगे बढ़ें। उसी दृष्टि से उसी दिशा में जो प्रयास हो। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे राज्य के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी हम उनका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे और आज वो सेवानिवृत्त होकर देहरादून आए हैं। सभी कार्यक्रमों में भव्य उनका स्वागत किया है। इस विश्वास के साथ भगत दा का ये सहयोग और ये आशीर्वाद लंबे समय तक हमको मिलता रहे, ये हमने उनसे अपेक्षा की। और बात महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम धामी खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने करपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित पूजन कार्यक्रम में शिरकत की और मेले का शुभारंभ कराया। वहीं सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई भी दी। तो वनखंडी महादेव मंदिर की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम धामी जो थे वो पहुंचे थे और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर वो पहुंचे शिव भक्तों के बीच जाकर के उन्होंने यहां पर सबको शुभकामनाएं दी महाशिवरात्रि की। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी है। सुबह से ही शिव भक्त भगवान शिव की आराधना के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। देहरादून के प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। टपकेश्वर सहित तमाम शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ शिव भक्त दर्शन और पूजन कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है आज और शिव मंदिरों से देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और अगली खबर हरिद्वार से, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुबह 4 बजे से हर की पेड़ी और आसपास घाटों पर स्नान शुरू हो गया। फाल्गुनी मास की महाशिवरात्रि पर पंचपुरी के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भोले भक्तों का तांता लगा और सूर्य की पहली किरण के साथ ही ये तांता लगना शुरू हो गया। वहीं आज बम बम बोले के जयकारे से मंदिरों में गुंजयमान होने से वातावरण भी भक्ति में हो गया। बताने की दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर और नीलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भोले के भक्तों की खासी भीड़ जुटी हुई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और गोपनीय तरीके से भी पुलिस प्रशासन सभी मंदिरों पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां से हमारे सहयोगी संजय पुंडेर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हरिद्वार में कैसी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं के कल से ही वहां पहुंचने की उम्मीद थी।
महाशिवरात्रि है और सुबह से हम देख रहे हैं जो भक्त है लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थान है, यहाँ पर देश भर से ही लगातार श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जब ऐसा पर्व होता है तो ऐसे में लगातार ही जो भक्त होते हैं वो शिव की आराधना करते हैं। हालांकि सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी समेत गंगा घाटों पर जो शिव भक्त है वो लगातार स्नान कर रहे हैं। अगर शिव भक्तों की बात की जाए तो सभी शिव भक्त मंदिरों में भी लगातार सुबह से ही पहुंच रहे हैं। भोले बाबा का लिए आज विशेष दिन होता है। कहा जाता है कि आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से जो भोले बाबा होते हैं वो अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि दक्षेश्वर मंदिर ही नहीं जो अन्य मंदिर है सभी मंदिरों पर आज शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं। निदा जी बिल्कुल। और साथ ही साथ संजय एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सुरक्षा के लिहाज से आपने बताया कि इंतजामात कैसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सी जगह से बहुत से राज्यों के लोग भी ऐसे आते हैं अलग अलग जगह से जिनके अंदर सिर्फ महाशिवरात्रि का हम जिक्र नहीं करें, हरिद्वार वो जगह जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में आपकी लोगों से बातचीत हुई कि एक तो शिवरात्रि का महत्व बहुत खास आज का दिन, ऊपर से आज के दिन इस खास मौके पर हरिद्वार जैसी जगह आना उनका कब से सपना था? देखिए निदा, आपको बता दें हरिद्वार एक ऐसी नगरी है, ये आस्था का एक केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब चारधाम यात्रा होती है यह एक ऐसा द्वार होता है, चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। हालांकि महाशिवरात्रि ही नहीं जो अन्य स्नान होते हैं सभी स्नान पर जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, पर्यटक होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं। और आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि आज का दिन भोले बाबा को समर्पित होता है। यही वजह है कि जो भक्त है लगातार सुबह से ही भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। हालांकि जो विशेष मंदिर है, यानी जिस तरह से भोले बाबा की ससुराल कहे जाने वाला तक्ष प्रजापति समेत जो अन्य मंदिर है सभी पर भक्तों का तांता लगा है। हालांकि मंदिर समितियों ने एक अलग से ही व्यवस्था की गई है, क्योंकि ऐसे मौके पर भीड़ भाड़ हो जाती है। भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं। हालांकि जिस मंदिर पर हम मौजूद है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्त है वो लगातार ही यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं। हालांकि भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के जो भोग है जो उनको अति प्रिय है वो यहाँ पर उनका भोग लगा रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज के दिन के विशेष महत्व को देखते हुए एक विशेष पूजा भी आज के दिन की जाती है। निदा जी बिल्कुल ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंच शिवालयों पे लगातार जलाभिषेक जो है वो जारी है, क्योंकि महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग से। अगली खबर है जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई है। आज सुबह 9 बजे पंच केदार गद्दी स्थल में मंदिर समिति के आचार्यों ने पंचांग गणना के लिए बैठक की और इस बैठक में कपाट खुलने के दिन तय कर उसे घोषित कर दिया गया। इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में विद्यापीठ के छात्र छात्राओं और मंदिर समिति के कर्मियों और महिला मंगल दलों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा आयोजन की तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई है। सुबह 7 बजे से पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई और इस मौके पर पुजारियों द्वारा भगवान का स्नान श्रृंगार किया गया। रावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में रावल गद्दी में हकोधारियों जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में वेद पाठी पंचांग गणना से श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय कर उसकी घोषणा की गई। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं पुष्कर सिंह नेगी, हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदारनाथ के ओंकारेश्वर मंदिर प्रांगण में बैठक हुई, बैठक के बाद अहम फैसला यहां पर लिया गया। अब जो श्रद्धालु हैं वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखिए जब जो हमने जोशीमठ का हाल देखा, कहा जा रहा था कि जब केदारनाथ के कपाट खुलेंगे तो उसके बाद में खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। फिलहाल जो वहां पर पहुंच रहे हैं लोग कितने उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब ये कपाट खुलेंगे तो जाहिर सी बात है एक लोगों का जत्था अलग अलग जिसे जाना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पर तैयारियां कैसी आपको पुष्कर सिंह देखने को मिल रही है? के कपाट खोलने की जो तिथि घोषित की जाती है और 25 अप्रैल सुबह 6:20 में भगवान केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि अगर श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूं तो श्रद्धालु लगातार जो है इसी बात से जिक्र कर रहे थे कि कब कपाट खोलेंगे, कब हम जो है चारों धामों के दर्शन करेंगे। हालांकि आज सबसे सुबह से ही जो है 7:30 बजे का जो टाइम था, पूजा अर्चना जो है ओंकारेश्वर
महादेव मंदिर में हुई और उसके बाद जो है तिथि जो है घोषित कर दी गई। यानी 25 अप्रैल के बाद, क्योंकि आपने तो देखा निदा आपने देखा होगा कि पहले जो है चाहे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने की जो तिथि घोषित कर दी गई थी, बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि जो बसंत पंचमी को घोषित कर दी थी, और आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आज जो है केदार के धाम के खुलने की कपाट खोलने की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई। हालांकि निदा सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड सरकार है वो लगातार जो है इस बार की जो चारधाम यात्रा जो 23 की जो चारधाम यात्रा होगी वो किस तरह की होगी, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तैयारियों को लेकर चाहे स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय लोग हो या उत्तराखंड सरकार हो, इस समय मुस्तैदी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ का आपने जरूर जिक्र किया निदा इसमें कि जोशीमठ को लेकर जो है किस तरह की यात्रा रहेगी। हालांकि जोशीमठ जो है अपनी स्थिति में कब आएगा इस पर लगातार जो है काम हो रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा जो है अपने जो है 2023 की जो यात्रा होगी उसका जो है आज आगाज हो गया है, क्योंकि लास्ट में जो है भगवान जो है केदार के दर्शन के लिए जो कपाट खोलने की तिथि होती है वो इन्हीं की होती है, तो आज इसको घोषित कर दिया गया है। तो चारधाम यात्रा को लेकर चाहे स्थानीय प्रशासन हो या स्थानीय लोग हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन विभाग, तमाम सारी सुविधाएं जो है इस समय जो उत्तराखंड की सरकार जो है चारधाम यात्रा को देने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2023 की जो यात्रा है कि जोशीमठ सबसे बड़ा जख्म है कि जोशीमठ किस तरह से होगा। हालांकि चारधाम यात्रा के लिए जो कपाट खोलने की तिथि आज समाप्त होगी और 22 जो गति जो जाएगी वो 21 अप्रैल से जो है पूरी पूजा अर्चना जो है केदार धाम की जो शुरू हो जाएगी, और 26 तारीख को जो है सुबह 6:25 पर जो है केदार के कपाट खोले जाएंगे। निदा हाँ, बिल्कुल पुष्कर, जैसे कि लोग जो है जो भक्त हैं वो इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से, अब ऐसे में कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। हम चाहेंगे कि दरअसल आपके पीछे हम देख पा रहे हैं काफी लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात कीजिए कि वो कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल बिल्कुल निदा, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से जो लोग जो है दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे। देखिए अपने पीछे देखिए, लोग आपको खुद से बुला भी रहे हैं, अपने पीछे देखिए पुष्कर। देखिए जी निदा, आप इनसे बात कर लीजिए, ये भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मैं जाऊंगा बात करके। कहिए आज महाशिवरात्रि की सभी देशवासियों को और आपके चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हम यहाँ पे गोपीनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने आ रखे हैं, और गोपीनाथ जी की मंदिर की उत्तराखंड के देवभूमि के इतिहास में एक बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। यहाँ पर भगवान गोपीनाथ ने कामदेव को भक्त किया था, और पति ने उनको यहाँ पर इस रूप में माना था कि यहाँ पर एक मूर्ख का पेड़ है, और जो आदिकाल से आज तक यही पे बना था। जब आपने पेड़ दिखाए वो पेड़ भी यही पे है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निदा सबकी वही बात है। मैं लाइन में जाने की कोशिश करूंगा, जो हमको बुला रहे थे कि किस तरह से लोग जो है भीड़ में जो है दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। जी अपना नाम बताइए। हाँ जी बोलिए जी आप अपना नाम बताइए, और आज जो शुभ कार्य है शिवरात्रि है, किस तरह से देखते हैं आप? ये हम भक्ति भगवान शिव की भक्ति के हिसाब से और पूरे क्या बोलते हैं इसका नाम, पूरे मनोकामना से भगवान शिव की आराधना में लगे हुए। हमारे साथ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे किस तरह से जो बात की। जी अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? अंजलि है मेरा नाम, और मैं कहना चाहूँगी कि आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम गोपीनाथ आए हुए हैं दर्शन करने के लिए भगवान के, और अभी लाइन पे हैं। लाइन तो लंबी है पर हम इंतजार करेंगे और जिस तरह से तो लगातार जो है जो श्रद्धालु हैं वो जो मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, और एक खुशी का लहर की बात हम कह सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो शिव जी की आराधना कर रहे हैं, और शिव जी का जिस तरह से आपने देखा होगा जो श्रद्धालु हैं तमाम सारे लोग जो है गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे हैं और खुशहाली के लिए यहाँ पे जो है पूजा अर्चना करें, क्योंकि आज जो है भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। नए नए जोड़े भी यहाँ पे पहुंचे हैं, खुशहाली जीवन के लिए जो है सब लोग जो है यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पुष्कर सिंह ने भी की बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और आपको भी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई स्कूल और इंटर के जो छात्र हैं उनको दरअसल बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि राहत मिलने की खबर जो है वो आ रही है राज्य के शिक्षा मंत्री की पहल पर। विभाग की बैठक में इस मामले पर जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं, उस पर अगली कैबिनेट बैठक में मोहर लगाने की संभावना है। बता दें कि कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिन्हें हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों और इंटर में 1 विषय में कम अंक आने से अनुत्तीर्ण हो जाते थे, अब वो एग्जाम में फेल नहीं होंगे। सरकार ऐसे विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का अवसर देने जा रही है। प्रदेश सरकार उनके लिए अंक सुधार परीक्षा कराएगी और इस संबंध में अगली कैबिनेट में प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। तो उत्तराखंड शिक्षा मंत्रालय की नई पहल ये सामने आ रही है। उत्तीर्ण होने का अवसर जो है छात्र छात्राओं को मिलेगा। लगभग 40,000 छात्र छात्राओं को ये लाभ जो है वो उत्तराखंड सरकार देने जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल इसके तहत अब जो
है प्रावधान वो ये है कि पहले अगर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, लेकिन अब उसी संख्या में परीक्षा फल जब आएगा तो उसमें सुधार की दिशा में इस कदम को उठाया जा रहा है। उत्तीर्ण होने वालों की संख्या हालांकि ज़्यादा होती है। विभागीय बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है। इससे उन बच्चों को राहत मिलेगी जो 1-2 सब्जेक्ट में रह जाते थे, बैक आ जाती थी, साल उनका पूरा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उन्हें दोबारा से परीक्षा देने का मौका जो है वो मिलेगा, ताकि उनके जो अंक आए हैं उसमें सुधार किया जा सके, या फिर जो नंबर्स जो मार्क्स उनके कम आए हैं उसमें सुधार करके उनको पास किया जा सके। तो हाई स्कूल और इंटर के जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करेंगे, जहां पर हाथियों का आतंक देखने को मिला है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर जंगली हाथियों का आतंक नहीं थम रहा। रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी जो है वो लगातार आ रहे हैं। जंगली हाथी के आने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। हाईवे से गुजर रहे कावड़ियों में भी हड़कंप मच गया। हाथियों को जंगल की तरफ अचानक से खदेड़ा गया। बता दें कि हाथी द्वारा हालांकि कोई भी नुकसान जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो जंगली हाथी हैं वो जब रिहायशी इलाके में आ जाते हैं तो कब इनका मूड बदल जाए, कब ये बिगड़ जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो जंगली हाथी के आने के बाद से जो वाहन वहाँ से गुजर रहे थे उनको ज़रूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से इस तरीके से जब हाथी सामने आता है तो हर कोई डर जाता है, भय और दहशत का माहौल हो जाता है। तो हाथियों को जंगल की ओर वहाँ के ग्रामीणों ने, स्थानीय निवासियों ने खदेड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।